मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर में संघ राज्य संबंध का भाग ए के बारे में अध्ययन करेंगे। इसको मैंने भाग 3 में विभाजित या डिवाइड किया हुआ है और संघ यानी केंद्र और राज्य के क्या संबंध है इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि संघीय संविधान राष्ट्रीय प्रभुता तथा राज्य प्रभुता के बीच जो कि ऊपरी दृष्टि से विरोधी जान पड़ते हैं, इसमें सामंजस्य पैदा करने का प्रयत्न करता है। अमेरिका के संविधान के विपरीत, जिसमें केवल केंद्र सरकार की शक्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है और अवशेष शक्तियां राज्यों को दी गई हैं, भारत के संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की एक अधिक निश्चित और सुस्पष्ट योजनाएं अपनाई हैं। संविधान के आधार पर संघ और राज्यों के संबंधों को दर्शाया गया है, विभाजित किया गया है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संविधान के आधार पर 3 जो सूचियों का वर्णन किया हुआ है, जो कि हम जनरली पढ़ते हैं कि जब हम संबंधों की बात करेंगे संघ और राज्यों की, तो 3 सूचियां जो सबसे पहले आती है, जो मैं आपको बताऊंगी कि जो सबसे पहली सूची है जिसका नाम है संघीय सूची, जिसमें 97 विषय है और अब इसमें जो कर दिए हैं 100 विषय। राज्य सूची जिसके अंतर्गत 66 विषय हैं और अब 61 कर दिए गए हैं, और समवर्ती सूची जिसमें 47 या 47 है और वर्तमान में 52 कर दिए गए हैं। तो यानी हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। जो पहली बात है, जो पहला पॉइंट है, वो है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध। नंबर 2, केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध। नंबर 3, केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध। तो केंद्र और राज्यों के जो विधायी संबंध है, सबसे सर्वप्रथम उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से जब हम देखें राज्यों और केंद्र सरकारों के बीच में क्या संबंध होता है, तो हम 3 बातें ही करेंगे, जिसमें विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध और तीसरा कौन सा है, वित्तीय संबंध। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 ही संबंधों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब पहली बात जो की गई है, जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो है संघीय सूची। यानी पहले संविधान में 97 विषय दिए गए थे। ये सब आपके 1 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। लेकिन वर्तमान में जो इसकी संख्या वो कितनी है, 100 यानी 100। अब इसमें क्या विषय हैं, तो यदि हम शॉर्ट में देखें तो सेना, रक्षा, विदेशी मामले, रेल, डाक, बचत, रिजर्व बैंक, जनगणना, आयकर, निगम, ये मुख्य रूप से इन विषयों को संघ सूची में डाला गया है। और नंबर 2 आता है राज्य सूची। ये है राज्य सूची, जिसको मैंने आपको बताया था, जिसके अंतर्गत राज्य सूची में पुलिस, न्याय, जेल, स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक, आपका स्वास्थ्य, हेल्थ, एग्रीकल्चर यानी कृषि, सिंचाई और सड़कें आदि विषयों को इसके अंतर्गत डाला गया है। तीसरा आता है समवर्ती सूची, जिसमें वर्तमान में 52 विषय है और मुख्य रूप से इसमें जो जोड़ा गया है वो है शिक्षा, दीवानी मामले, फौजदारी मामले, समाचार पत्र, वन आदि यानी बीमा, पुनर्वास, पुरातत्व विभाग, औद्योगिक, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक, कारखाने, इन सारे विषयों को किस में डाला गया है, समवर्ती सूची में। अब हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के साथ ही अब हम करेंगे जो अवशेष विषय हैं उनके बारे में क्या कहा गया है। इसके पहले हम बात करते हैं कुछ राज्य सूची के विषय में भी, जैसे मूल संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया, उसमें 42वें संशोधन द्वारा यानी 1976 में ये परिवर्तन किया गया था। और इसमें राज्य सूची के जो 4 विषय हैं, शिक्षा, वन, जीव जंतु, पक्षियों का जो कार्य है वह समवर्ती सूची में कर दिया गया। और समवर्ती सूची में एक नया विषय, जो नए विषय यानी सब्जेक्ट है, वो है 20 का, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जोड़ा गया है। तो ये आपको
याद रखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने इसको 3 भागों में विभाजित किया है। संघ यानी यूनियन स्टेट जो रिलेशंस है उनका आपस में क्या संबंध है। तो हम इसमें पढ़ रहे थे राज्य सूची। अब इसके आगे एक और बात है, तीसरा जो हमने बात करी थी, अवशेष। अब ये अवशेष विषय क्या है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार इकाइयों को प्रदान किया गया है, इकाई नहीं, राज्यों को। लेकिन भारतीय संघ में कनाडा के संघ की तरह अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण की जो शक्ति है वो संघीय व्यवस्थापिका को दी गई है। यहाँ पे संघीय व्यवस्थापिका क्या क्या मतलब है? केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार को प्रदान की गई है। तो ये कहने का ये मतलब है कि ये जो अवशेष विषय है इसमें किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का। राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन जो शक्ति है, यानी संसद को इस प्रकार की शक्ति प्रदान करने वाले संविधान के जो प्रमुख प्रावधान है वो निम्न है। इसमें मैं आपको फिर लाइन के द्वारा इंगित करूंगी कि ये क्या है। राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर आर्टिकल इसमें दिया 249, यानी जो प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं? राज्य सूची का जो विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पर है, आर्टिकल 249। नंबर 2, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर कौन सा आर्टिकल आएगा? 252। तीसरा आता है संकटकालीन घोषणा होने पर आर्टिकल कौन सा है? 250। विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन हेतु कौन सा आर्टिकल है? 253। फिर आता है राज्यों को संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर आर्टिकल है 356। कुछ विधेयक पर केंद्र की स्वीकृति आवश्यक होती है, ये आर्टिकल 304 में दर्शाया गया है। अब हमारे एक प्रमुख विचारक रहे हैं पायली, उन्होंने इन सब के संदर्भ में कहा है कि विधायी सत्ता के वितरण की समूची योजना से निसंदेह केंद्रीयकरण की एक प्रबल प्रवृत्ति प्रकट होती है। इनका क्या अर्थ है कि जो उपयुक्त ये जो सारी अवशेष शक्तियां दी गई हैं, इन सब पर किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का। तो इसके मतलब ये है कि इन शक्तियों के कारण जो केंद्र सरकार है उसकी शक्तियों में बढ़ोतरी हुई थी। तो ये था इसका पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको केंद्र राज्य विधायी शक्तियों के बारे में आपको बताया था। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और तीसरी कौन सी थी? अवशेष। तो यहाँ पर हमारा भाग प्रथम यानी 1 समाप्त होता है और भाग 2 में हम आगे का अध्ययन करेंगे।